विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भारतवर्ष का भविष्य जो है वो अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित है तथा एक अच्छे नागरिक होने का अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहा है। अब आप पूछोगे कि मैम अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य हम कैसे निभा रहे हैं? हाँ जी, आप एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हो क्योंकि आप सब सामाजिक दूरी बनाए रखे हुए हो तथा आप लोग अपने घरों के अंदर ही रह रहे हो। तो इस तरह आप लोग एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य जो है वो बड़े अच्छे से निभा रहे हो। तो बच्चों, और सुनाओ, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मुझे आशा है कि मेरे बच्चे बड़े मजे में हैं, अच्छे से हैं, क्योंकि एक तो वो अपने माता पिता के साथ समय बिता रहे हैं तथा दूसरा ई लर्निंग के माध्यम से टीचर्स आपको बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं। पर बच्चों, मैं कुछ दिनों से बड़ी परेशान हूँ। अब आप पूछोगे कि मैम आप परेशान क्यों हो? छोड़ो, इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पर मुझे आपकी आदत पता है, जब तक आप मुझसे पूरी बात पूछ नहीं लोगे आपने भी हटना नहीं है। क्या क्या बताऊं क्या बात है? मुझे पता था कि आप सबने मुझसे वो बात जो है पूछ कर ही रहना है कि मैं परेशान क्यों हूं। अब आप इतना पूछ रहे हो तो बता ही देती हूँ। बच्चों, एक तो मैं इस लॉकडाउन से परेशान हूँ और दूसरा इस लॉकडाउन से एक दिन पहले मेरे घर में अचानक जब डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला। आपको पता है दरवाजे पे कौन था? नहीं पता? बताती हूँ। दरवाजे पे मेरी मासी के देवर की चाची के बेटे की भतीजी। समझ आया? उनकी भतीजी हमारे घर आई। अब वो तो आई थी 2-4 दिन के लिए, पर अगले दिन लॉकडाउन शुरू हो गया और तब से वो हमारे घर में ही है। पर उसके कपड़े देखकर तो मुझे उसी समय संदेह हो गया था कि वो कुछ लंबे समय के लिए हमारे घर रहने के लिए आई है। तो बच्चों, उस दिन से आज तक वो अनचाहा मेहमान जो है वो हमारे घर में ही बैठा हुआ है। मैं तो तंग आ गई हूँ उसे तरह तरह के पकवान खिलाकर, कभी डोसा, कभी बटर नान, कभी गोलगप्पे, कभी खट्टे गोलगप्पे तो कभी मीठे, इतना कुछ अच्छा लंच, अच्छा डिनर करवाकर अब तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि फटाफट से ये लॉकडाउन खुले और ये अनचाहा मेहमान जो है वो अपने घर वापस जाए, पर पता नहीं कब वो समय आएगा। अब आप क्या सोच रहे हो कि मैम कैसी बातें कर रहे हैं? क्या? हाँ, मुझे पता है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार मेहमान जो हैं वो भगवान का दूसरा रूप होता है, किंतु जब कोई अनचाहा मेहमान एक लंबे समय के लिए आपके घर में डेरा डाल ले तो बच्चों वो भगवान कम और शैतान ज्यादा लगता है। और दूसरी बात, भगवान अगर आपको मिलने आते भी हैं वो तो दर्शन देके फटाफट चले जाते हैं, किंतु ये अनचाहा मेहमान, ये कैसा भगवान है जो मेरे घर में डेरा डालकर बैठा हुआ है? अब मैंने भी सोच लिया है, बड़ा हुआ अच्छा लंच और डिनर, अब मैं खिचड़ी पे आ जाऊंगी। अब देखना कैसे इसको दोपहर को और रात को खिचड़ी ही खिलाऊंगी। और खिचड़ी खाने के बाद भी अगर ये मेहमान ना भागा ना तो बच्चों, मेरे तो व्रत शुरू होने वाले हैं। मैं तो घर में अनाउंस कर दूंगी कि हम सब व्रत रखेंगे। और बच्चों, कितनी अपनी परेशानियां जो हैं वो आपको सुनाऊं। ये मेहमान तो लंबे समय के लिए अब मेरे घर में ही रुकने वाला है। मेरी समस्या तो आपने सुन ली,
और आपके साथ अपनी परेशानी बांटकर मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही है कि चलो किसी ने तो मेरी परेशानी जो है वो सुनी। पर बच्चों, अब हमारा जो आज का विषय है उसमें हमारे लेखक जो हैं वो भी बड़े परेशान हैं। अब आप पूछोगे कि मैम अब लेखक क्यों परेशान हैं और आज आप हमें कुछ पढ़ाओगे कि नहीं, जहाँ सारी दुनिया की परेशानियां ही हमारे साथ बांटोगे। पर बच्चों, आज का हमारा कुछ विषय ही इस तरह का है जिसमें हमारे लेखक की परेशानियां मेरी परेशानियों से बहुत अधिक मिलती हैं। कैसे? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक शरद जोशी द्वारा लिखी गई, जिसमें लेखक भी अपने घर आए अनचाहे मेहमान से इतना परेशान है कि लेखक ने तो ये सोच लिया है कि अगर अब ये मेहमान ना गया तो गेट आउट कहने तक की नौबत जो है वो आ जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी का जो उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस कहानी का उद्देश्य बच्चों को कहानी का मूल स्वर अथवा उसका मूल भाव जो है समझाना। तो अब हम देखेंगे कहानी तुम कब जाओगे अतिथि की वीडियो। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें देखकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतरकर हमने दोपहर के भोज को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यों रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे।
मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं, तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका का और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और आशंका से निर्मूल नहीं थी अतिथि। तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनय शनय बोरियत में रूपांतरी हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट का भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो जो है वो बड़ी अच्छी लगी होगी और कहानी जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम एक बार कहानी को दोहराएंगे। लेखक के घर में अतिथि का आना। अतिथि कौन सा? अनचाहा अतिथि। तो लेखक क्या कहते हैं कि जब मेरे घर में अतिथि आया, हमने बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया। मेरी पत्नी ने नमस्ते कहकर, मैंने गले मिलकर उनका स्वागत किया। घर के अंदर उनको लेकर आए तथा उसके बाद उनकी
सेवा जो है, सेवा अर्थात उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना शुरू किया। बड़ा अच्छा सा उन्हें लंच करवाया, रात को उन्हें डिनर करवाया, फिर उसके बाद डिनर के बाद कुछ मीठा तथा सिनेमा दिखाया। पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जब अतिथि आया था, मेरा बटुआ जो है वो कांप गया था। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लेखक का बटुआ क्यों कांपा था, क्योंकि लेखक को समझ आ गई थी कि अगर अब अतिथि उसके घर में रहेगा तो लेखक का खर्चा तो होना ही है, अर्थात उसकी आवभगत में लेखक को खर्चा तो करना पड़ेगा। तो आगे हम क्या देखते हैं कि लेखक और अतिथि के जो संबंध थे पहले तो बहुत अच्छे थे। शुरू में दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते अपने कॉलेज की, पुराने समय की, पर उसके बाद उनके संबंध जो हैं वो खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि अब लेखक की पत्नी ने भी लेखक को आंखें निकालना शुरू कर दिया था कि ये अतिथि जो है वो कब जाएगा। लेखक तथा अतिथि के बीच जो अच्छे संबंध थे उनके खराब होने के बाद अब उनके बातों के विषय जो हैं वो भी समाप्त हो गए। अब लेखक तथा अतिथि जो हैं आमने सामने बैठे रहते, किंतु चुपचाप। पत्नी ने भी कह दिया कि अब तो घर में खिचड़ी बनेगी, और अगर अतिथि तब भी नहीं जाएगा तो खिचड़ी के बाद वो व्रत पर आ जाएंगे। आज अतिथि क्या, लेखक के घर में चौथा दिन है और आज उन्हें पूरी उम्मीद है कि अतिथि जो है वो चला जाएगा। और लेखक क्या सोच रहे हैं कि अतिथि जाने के लिए कहेगा और मैं उन्हें बड़ी अच्छी सी विदाई देकर आज उनके अपने घर वापस भेज दूंगा। किंतु जैसे ही सुबह होती है, अतिथि क्या कहता है कि मुझे तो अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए देने हैं। ये चोट तो लेखक और उसके परिवार पर इतनी भयानक थी कि वो लोग दुख में ही चले गए, सदमे में ही चले गए कि लॉन्ड्री में कपड़े देने का मतलब तो यही है कि अतिथि आज भी रहेगा। उसके बाद लेखक मन ही मन अतिथि से कहता है कि हे अतिथि, तुम मेरे घर से अब चले जाओ, तुम्हारे जाने का ये उचित समय है। माना कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का रूप माना जाता है, किंतु देवता और मनुष्य जो हैं वो कभी इकट्ठे नहीं रहते। हे अतिथि, तुम इज्जत के साथ मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो अगर ये मनुष्य जो है, अर्थात अगर मेरा दिमाग बिगड़ा तो गेट आउट तक कहने की नौबत आ जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज की कहानी बड़े अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि एक बार आपने कहानी को देख लिया, सुन लिया, उसके बाद हमने कहानी की दोहराई भी कर ली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। सुरक्षित रहिए तथा खुश रहिए। एक बात कहना तो मैं भूल गई बच्चों, इस वीडियो के साथ एक लिंक भेजा है, उस लिंक पर क्लिक करके इस कहानी को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। धन्यवाद बच्चों।